गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमनीलो क्लासेस में। सबसे पहले जो भी मुस्लिम रिलीजन के स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस देखते हैं उनको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये फेस्टिवल आपकी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस लेके आए एंड पॉजिटिविटी को लेकर आए। देन जो हम लास्ट क्लास में चैप्टर 25 को कंटिन्यू कर रहे थे, जहां की हमने सेक्शन 307 से इस चैप्टर को देखा। माना ये चैप्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से मेंस का और प्री का क्वेश्चन आता है, तो जहां पे चांसेस है क्वेश्चन आ सकते हैं देन हम उसे स्किप नहीं कर सकते। तो जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ उतना पढ़िए, बाकी जिन सेक्शंस को जो लेस देन इंपॉर्टेंट है आप उनको एक बार के लिए स्किप भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे अपने BNSS पढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी YouTube पे 59 रुपीज की मेंबरशिप में अपना BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो फटाफट इसकी 59 रुपीज की एमडीलो क्लासेस की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहां पर आपको सारी डिटेल्स एंड यूट्यूब की मेंबरशिप वाले फोल्डर में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कब से क्लास है, किस टाइम पे क्लास है। लेकिन ये क्लास रहने वाली है ओनली मेंबर्स के लिए। कंप्लीट BSA सेक्शन 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक हम पढ़ने वाले हैं। हर चैप्टर के साथ उसके MCQs भी करेंगे, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए और फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन करके एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। देखो ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 25, इस चैप्टर 25 में हम सेक्शन 307 से लगे थे और 318 तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 319, जो डील करता है कि जब गवाह की उपस्थिति को समाप्त किया जा सकता है और कमीशन जारी किया जा सकता है। अब ये सेक्शन हमें इतना बताना चाहता है कि कब हम विटनेसेस को कोर्ट में ना बुलाकर और उनको क्या कर सकते हैं, उनके लिए कमीशन भेजकर एंड उनके घर पर ही हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। ये चीज तब होती है, दो बातें ध्यान रखो, जब भी कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर या जो ऐसे पर्सन्स है जिनको हम कोर्ट में नहीं बुला सकते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, कमीशन हायर किया जाता है। वो उनके घर जाता है और उनकी क्या की जाती है, एग्जामिनेशन करके और नोट डाउन करके ले आते हैं। और सेकंड चीज, कमीशन उनके लिए जारी किया जाता है जो कोर्ट में नहीं आ सकते, या फिर अगर उनको कोर्ट में हम बुलाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कमीशन जारी करते हैं और उनके घर पर ही उनकी एग्जामिनेशन हो जाती है। अब ये सेक्शन हमें यही बता रहा है कि देखो, जब भी इस संहिता के तहत किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी कोर्ट या मजिस्ट्रेट को लगता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए किसी साक्षी की परीक्षा करना आवश्यक है और ऐसे साक्षी की उपस्थिति से देरी हो सकती है, व्यय मतलब खर्चा हो सकता है या असुविधा हो सकती है, इनके बिना हम उसकी एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे, जो मामलों के लिए मामलों की परिस्थितियों में अनुचित होगा, तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उनको उपस्थिति से छूट दे देगा। मतलब उनको बोलेगा कि भाई तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ अल्टरनेटिव ढूंढता हूँ। अब प्रावधानों के अनुसार क्या की जाएगी, गवाह की परीक्षा के लिए एक कमीशन जारी कर सकता है कोर्ट। यहाँ पे क्या करेगा, जिनकी परीक्षा करना न्याय के उद्देश्य के लिए जरूरी है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि भाई अगर तुम्हें बुलाया तो हमें देरी हो जाएगी, हमें खर्चा लेना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा हो जाएगा, असुविधा हो जाएगी, तो कोर्ट क्या करेगा, उनके लिए क्या कर देगा, तुम बैठो, हम तुम्हें कोर्ट में आने से छूट दे देते हैं और तुम्हारे लिए हम घर पे ही एक व्यक्ति भिजवा देते हैं, वो तुम्हारी सारी एग्जामिनेशन कर लेगा। देन सेकेंड चीज देखो इंपॉर्टेंट है कि लेकिन जहां भारत के राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्य का राज्यपाल है, केंद्र शासक का कोई प्रशासक है, कि गवाह के रूप में परीक्षा न्याय के उद्देश्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी जांच के लिए क्या किया जाएगा, एक आयोग मतलब कमीशन जारी किया जाएगा। अगर ये पर्सन्स है तो इनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कमीशन जारी कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट प्रोसिक्यूशन पक्ष के गवाह की जांच के लिए एक कमीशन जारी करते समय ये डायरेक्शन दे सकता है कि वकील की फीस के साथ साथ जो भी खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए जितना भी पैसा लग रहा है वो तुम्हें कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। कि हम कमीशन जारी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनके घर पे कमीशन को भेज रहे हैं, तो भाई जो खर्चा आएगा वो तुम्हें ही देना पड़ेगा।
तुम्हें पहले कोर्ट में खर्चा जमा करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम आगे की प्रोसीडिंग करेंगे। तो ये वाला सेक्शन जो कि हमारा डील करता है 319, वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम कब कमीशन जारी करेंगे और कमीशन जारी करने में जितना खर्चा आएगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। देन इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 320, कमीशन किसे जारी किया जाए। अब देखो कमीशन हम किसे जारी करेंगे, यहाँ से देखो डायरेक्ट ही हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि कमीशन किसको जारी किया जाएगा, कि यदि गवाह उन क्षेत्रों के भीतर है, ध्यान से सुनना, जहां पर इस संहिता का विस्तार है। अब हमारे विटनेस उन जगह पर है जहां पर ऑलरेडी बीएनएसएस का एक्सटेंड है, तो कमीशन को सीजेएम को निर्देशित किया जाएगा, जिसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो साक्षी पाया जाता है, कि जिस एरिया में हमारा विटनेस रहता है उस एरिया में हम क्या करेंगे, क्या उस कमीशन को किसके पास भेजेंगे, सीजेएम के पास भेजेंगे, और यहां से हमारा प्री का क्वेश्चन आता है। देन इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2, यदि गवाह भारत में है लेकिन किसी राज्य या ऐसे क्षेत्र में है जहां इस संहिता का विस्तार नहीं है, कि अब हमारा जो साक्षी है तो भारत के अंदर लेकिन ऐसी जगह पर है जहां पर बीएनएसएस का एक्सटेंड ही नहीं है, तो कमीशन ऐसे कोर्ट या ऑफिसर को निर्देशित किया जाएगा जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बताए। तो ऐसी सिचुएशन में हम कमीशन किसको जारी करेंगे, ऐसे किसी कोर्ट या ऑफिसर को भेजेंगे जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट हमें डायरेक्शन देती है। और थर्ड बात करते हैं कि यदि आपका विटनेस भारत के बाहर रहता है, तीनों चीजें बता दी, पहला ऐसे क्षेत्र में रहता है जहां पर बीएनएसएस का एक्सटेंड है, भारत के अंदर ही ऐसी जगह जहां पर बीएनएसएस का एक्सटेंड नहीं है, और विटनेस ऐसी जगह पर है जहां पर भारत के बाहर क्या कर रहा है, आपका विटनेस है। तो केंद्र सरकार ने क्या कर रखा है, उस भारत के बाहर वाली जगह पे विटनेसेस के विटनेस लेने के लिए कोई व्यवस्था कर रखी है, तो ऐसा आयोग जारी किया जाएगा, कमीशन जारी किया जाएगा, जो ऐसे कोर्ट या अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा जहां पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बताएगी कि अगर मान लो हमारा विटनेस आउट ऑफ इंडिया है और उस आउट ऑफ इंडिया वाली जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपस में संधि कर रखी है कि अगर हमारा कोई विटनेस आपकी जगह होगा तो हम एग्जामिनेशन करने आएंगे, अगर तुम्हारा कोई विटनेस हमारे एरिया में होगा तो तुम भी हमारे यहाँ पे विटनेस की एग्जामिनेशन करने आ सकते हो। तो यहाँ पर अगर हमारा विटनेस भारत के बाहर रहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बताएगी कि कौन से कोर्ट या ऑफिसर को आपको वो कमीशन भेजना है, देन वो कोर्ट या ऑफिसर क्या करेगा, कमीशन की एग्जामिनेशन करवा के वापस हमें लौटा देगा। तो 320 भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 331 कहता है कमीशन का निष्पादन कैसे करवाएंगे, जो कमीशन हमने भेजा है उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो ध्यान से सुनो, कमीशन प्राप्त होने पर, जिसको हमने कमीशन भेजा है उसको मिलने पर सीजीएम या ऐसा कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिसे इस संबंध में नियुक्त किया गया साक्षी को अपने सामने बुलाएगा या उस स्थान पर जाएगा जहां गवाह है, उसका एविडेंस लेगा और इस उद्देश्य के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसे वारंट मैटर में, एग्जामिनेशन में या ट्रायल में होता है। तो कमीशन का निष्पादन जिस कोर्ट को कमीशन मिलेगा, लाइक सीजीएम या अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को मिले, तो उसको कमीशन मिलने पर वो क्या करेगा, कोर्ट या तो खुद के सामने उस विटनेस को बुलाने के लिए सम्मन जारी कर लेगा, या अगर उसे लगता है कि नहीं भाई हमें खुद ही जाना पड़ेगा, तो वो उस जगह पर जाएगा, उसकी एग्जामिनेशन लेगा, और जब एग्जामिनेशन या एविडेंस लेगा तो कौन सी ट्रायल फॉलो करेगा, वारंट ट्रायल वाली फॉलो करेगा। तो यहाँ से हमारे प्री के क्वेश्चन आते हैं। देन पक्षकार क्या करेंगे, गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं, यहाँ पे हमें ज्यादा कोई पढ़ना नहीं है तो आप सिर्फ इसका टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीड कर सकते हो, एक बार जरूरत लगे तो एक बार सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ लो, बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देन कमीशन की वापसी, देखो कमीशन की वापसी का मतलब होता है कि जब हमने किसी दूसरी जगह पर कमीशन भेजा, उन्होंने एग्जामिनेशन करवा ली तो वो अब क्या करेंगे, एग्जामिनेशन के साथ, एविडेंस के साथ सारी चीजें हमें लौटा देंगे। कमीशन का लौटाया जाना कि 319 के तहत जारी किए गए किसी भी कमीशन को विधिवत निष्पादित किए जाने के बाद
कमीशन जारी करने वाले कोर्ट या मैजिस्ट्रेट को जांच किए गए गवाह या बयान के साथ वापस कर दिया जाएगा। जैसे ही हमने एग्जीक्यूशन करवा लिया, एविडेंस ले लिए, एविडेंस लेने के बाद वापस उसी कोर्ट को भेज देंगे जिसने कि वो हमें भेजा था एग्जामिनेशन के लिए, और कमीशन उसका रिटन मतलब रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन और बयान सभी उचित समय पर पार्टियों के निरीक्षण के लिए रहेगा और सभी अपवादों के दिन किसी भी पक्ष द्वारा मामले के रूप में पढ़ा जाएगा और रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। तो सिंपल सी बात, कमीशन को कब लौटाया जाएगा? जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, देन वो कमीशन क्या कर दिया जाएगा? लौटाया जाएगा। तो ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना पढ़ना है। कार्यवाही का स्थगन, स्थगन का मतलब होता है अर्जेंटमेंट, रोक देना एक बार के लिए, कि जब जब जरूरत पड़ती है कि हमें एक बार के लिए कार्यवाही को रोकना है, तब तब हम कार्यवाही को रोक भी सकते हैं। कि हर एक मामले में जिसमें 319 के तहत एक कमीशन जारी किया जाता है, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में कमीशन के निष्पादन और वापसी के लिए उचित रूप से अगर पर्याप्त समय है तो हम क्या कर सकते हैं? उस प्रोसीडिंग को स्थगित भी कर सकते हैं। बाकी टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से ही एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन बात करते हैं विदेशी कमीशनों का निष्पादन। देखो ये सेक्शन हमारे लिए सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बात करते हैं कि अगर हमें किसी फॉरेन कोर्ट में कमीशन भेजने हैं तो कैसे भेजेंगे। तो आप एक चीज ध्यान रख लो, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट हमें डायरेक्शन देगी उस अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। बाकी इसमें एक बार रीड आउट कर लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं मेडिकल विटनेस का बयान। जो भी हमने चिकित्सीय साक्षी है उसके स्टेटमेंट की बात करता है कि यदि किसी सिविल सर्जन या अन्य मेडिकल गवाह का बयान जो अभियुक्त की उपस्थिति में मैजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया है, सत्यापित किया गया है, इस चैप्टर के तहत कमीशन पर लिया गया है, तो किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के साक्ष्य के रूप में दिया जा सकता है। इस संहिता के तहत हालांकि भले उस साक्षी को गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाता है, कि जिस भी व्यक्ति की, जिस भी विटनेस की हमने मेडिकल एग्जामिनेशन की है, अभियुक्त की उपस्थिति में की है, या मैजिस्ट्रेट ने उसे सत्यापित किया है, या कमीशन ने उसकी एग्जामिनेशन करवाई है, देन उसमें क्या किया जाएगा? उसको एज एविडेंस हर एक जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में लिया जाएगा। तो मेडिकल, जब भी किसी विटनेस की मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है तो उसको एज एविडेंस हम पढ़ते हैं। देन कोर्ट उचित समझे तो अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर किसी भी अभिसाक्षी को उसके बयान की विषय वस्तु के अनुसार बुला सकता है और उसकी जांच कर सकता है। ये हमें पता है, कोर्ट के पास पावर है। जब जब भले एक विटनेस की एग्जामिनेशन हो चुकी है, वापस भी करना चाहते हैं, तो हम उसको फिर से रिकॉल करके उसकी फिर से एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा चिकित्सीय साक्षी का बयान, जो कि 326 तक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट, मतलब कि अब मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? आइडेंटिफिकेशन परेड कर सकता है। देखो आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में हम एविडेंस एक्ट बीएसए में भी पढ़ते हैं। अब जब आप नेक्स्ट क्लास देखो तो आप बीएसए का सेक्शन 7 या साथ ही साथ एविडेंस एक्ट का सेक्शन 9 आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में पढ़ के आना, क्योंकि यहाँ पे बीएनएसएस में हमें उसका प्रोसीजर बताता है। वहां पर हम शिनाख्त कार्यवाही के बारे में क्या करते हैं? साक्ष्य देते हैं। तो वो सेक्शन आपको जरूर रीड करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो 59 रुपीज की मेंबरशिप फटाफट ज्वाइन कर लो, ताकि बीएसए की लाइव क्लासेस जो कि ओनली मेंबर्स के लिए होने वाली हैं, उसमें आप उसका प्रॉपर बेनिफिट उठा सको। साथ ही साथ हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम प्रॉपर बेरेक्ट की चीजें विद कंसेप्ट एंड विद बेरेक्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें कवर करेंगे। बाकी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। साथ ही साथ हमारा बीएनएसएस चल रहा है, बीएनएस हो चुका है, बीएसए करने वाले हैं, तो ये नए लॉस की टेंशन बिल्कुल खत्म। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।